हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आप सब इसे समझ ही गए होंगे कि फंडामेंटली हम कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक अप्रोच के बारे में बात करूंगा। लार्जली ये अप्रोच कहती है कि अगर हम सही समय पे सही सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं एसएमसी रिसर्च के साथ पिछले तकरीबन 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मैं फंडामेंटल इक्विटी फंडामेंटल डेस्क देखता हूं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स आते हैं। जैसे कि ये पिक्चर दर्शा रहा है कि हल्का सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मारे, इसका मतलब है थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च करें, थोड़ा सा गहराई, मार्केट को ज्यादा गहराई से देखें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव जो वेबिनार का है वो ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें जो स्टॉक्स अच्छे चलने वाले हैं, वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा बनाएं और एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर कैसे बने। अगर हम ये सब काम कर पाए, अच्छा स्टॉक ढूंढ पाए, वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस सीख पाए, अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना पाए, तो जाहिर सी बात है हम काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे मार्केट में, कैसी भी स्थिति कैसी भी परिस्थिति हो। और पिछले एक साल में तो हमने देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला। कईयों को कम ड्रॉडाउन, कईयों को ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, स्मॉल कैप मिड कैप्स में पिटाई भी हुई, फिर थोड़ी तेजी भी आई। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पिछला सितंबर से लेके अभी अगस्त आ गया, पिछले 11-12 महीने कोई खास अच्छे नहीं रहे बाजार के लिए। बहुत अच्छी एक ग्रेट इन्वेस्टर थे पीटर लिंच, जिन्होंने कहा था इफ यू आर इन राइट सेक्टर एट द राइट टाइम यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी वेरी फास्ट। और ऐसा होता भी है। अगर हम सही समय पे जो मार्केट के मूव्स हैं और जो सेक्टर रोटेशंस हैं उस पे ध्यान लगाएं और उस पे काम करें और वहां पर ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। क्योंकि जो साइकिल्स होती हैं अमूमन 2-3-4-5 साल की साइकिल्स होती हैं। जैसे कि अभी कोविड के बाद रियल एस्टेट का साइकिल चला तो वो अभी तक चल ही रहा है। आपने देखा होगा 100 रुपए का डीएलएफ आज 1000 रुपए हो गया, प्रेस्टीज था 200-300 रुपए का, आज 1800-2000 रुपए बिक गया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर हम साइकिल्स पे बैठे और साइकिल्स के साथ नेविगेट करें बाजारों में तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, सीमित रहूंगा और शॉर्ट में इस वेबिनार को खत्म करूंगा। और साथ ही बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपनी क्वेरीज बाद में चैट सेक्शन में पूछेंगे तो। ये मार्केट का एक साइकिल दर्शाता है ये चित्र, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें आप ध्यान से देखिए कि यूफोरिया में टॉप बनता है और जब बहुत ही गुस्सा और पैनिक होता है तो वहां पर मार्केट में बॉटम बनते हैं। मार्केट्स हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, मैं चाहूंगा अनिल जी कि आप जो अपना सवाल है वो वेबिनार के अंत में पूछें, क्योंकि बीच में ये जो पॉपअप्स आएंगे तो हम जो वेबिनार का उद्देश्य से ये वेबिनार कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेट मी कंप्लीट माय टॉक एंड देन आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई श्योरली आंसर अनिल जी। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। देखिए, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड का एड भी देखा होगा, पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी गारंटीड इन फ्यूचर। मतलब मार्केट रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, ये आपने सब सब जगह ये एक स्टेटमेंट आता है, डिस्क्लेमर आता है। हम हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, पास्ट की प्रॉफिट्स ग्रोथ देखते हैं और उसके बिना पे इन्वेस्टिंग करते हैं, जबकि ऐसा उल्टा होता है। देखिए, जब मार्केट क्या देखता है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फ्यूचर में अगर अर्निंग्स आने वाले हैं तो मार्केट में वो स्टॉक बढ़ता है, उसकी पीई रेटिंग होती है और मतलब पहले से ही स्टॉक भागना शुरू कर देता है। और जब रिजल्ट्स आते हैं तब हम देखते हैं कई बार मूवमेंट ही नहीं होता। और लॉन्ग समय में देखेंगे, एक लंबे समय में देखेंगे तो जो अर्निंग्स के हिसाब से ही मार्केट चलता है। अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे ना तो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है ना, मार्केट अप्रोक्सीमेटली उतना ही रिटर्न देता है 10-15 साल 20 साल के पीरियड में। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि इक्विटी में 13-14% रिटर्न आती है। लेकिन हम वो 13-14% रिटर्न को कैसे बीट कर सकते हैं, ये वेबिनार का जो लक्ष्य है उसके लिए ये वेबिनार रखा गया है। पहले तो जानने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि मैं हूं कौन। क्या मैं स्पेक्युलेटर हूं, क्या मैं इन्वेस्टर हूं? देखिए, दोनों के सिद्धांतों में बहुत फर्क है। एक स्पेक्युलेटर होता है, वो मार्केट में आता है शॉर्ट टर्म मनी बनाने के लिए, जबकि एक इन्वेस्टर होता है वो वहां पर स्टे करता है, मार्केट में पैसे लगाता है और लंबे समय के लिए लगाता है। और उसका शॉर्ट टर्म मार्केट में जो डायरेक्शंस होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता उसके लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, अगर उसके जो जिस रैशनल से उसने पैसे लगाए हैं वो रैशनल में कोई चेंजेस नहीं आए तो वो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय तक रुकता है।
और जब तक कि जो स्पेकुलेटर होता है वो मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आता है और स्टॉप लॉसेस के साथ काम करता है, चाहे वो डेरिवेटिव्स में काम करे, चाहे वो एज पर इक्विटी टेक्निकल्स काम करे। वो 2 दिन के लिए, इंट्राडे के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पोजीशन बनाता है। तो अपने आप को हमें सेग्रीगेट कर देना चाहिए कि हम दोनों एक तरफा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इन्वेस्टर के लिए स्पेकुलेशन करना और एक स्पेकुलेटर के लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हालांकि ये डुएबल है। अभी की ड्राइवर्स क्या हैं स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे लिए जो परेशानियां खड़ी हुई हुई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ को लेके पिछले कई महीनों से, जनवरी फरवरी से लेके अब तक चल रहा है, अभी भी लूमिंग कर रहा है। जनवरी, ये अगस्त 27 से एडिशनल 25% इंडिया पे क्या लगेगा या नहीं लगेगा। ग्लोबली स्लो डाउन थोड़ा सा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रूस होगा या नहीं होगा, और फेड पॉलिसी का क्या असर रहेगा बाजारों पे। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में हो सकता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कटे। आज एक जैक्सन होल सिंपोजियम, जो वहां पर फेड चेयरमैन की एक वहां पर स्टेटमेंट आएगी, शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहां पर पता लगेगा कि उनका क्या यूएस मार्केट को लेके उनका क्या रुझान है, वो क्या समझते हैं और वो किस तरह के स्टेप ले सकते हैं। तो ये कुछ ग्लोबल पॉइंट्स हैं जो इस समय मार्केट के बीचों बीच चल रहे हैं। और हमारे लिए पॉजिटिव क्या है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल्ड है। और आरबीआई ने एकदम काफी एकोमोडेटिव स्टांस लिया। ऑफ लेट तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी काटा और कैश रिजर्व रेशियो भी कम कर दिया, जिससे काफी फायदा मिल सकता है। और इसमें एक पॉइंट मैंने अभी नहीं लिखा, जो 2 दिन से बातें हो रही हैं, कि वो ये है कि गवर्नमेंट जीएसटी रैशनलाइजेशन कर सकता है। जो 4 टैक्सेस थे, 5, 12, 18 और 28, उनको 2 पे लेके आ सकते हैं, वो 5 और 18। और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि कंजम्पशन को काफी बूस्ट मिल सकता है। यहाँ पर जो छोटी आइटम्स हैं, खासकर ऑटोमोबाइल को भी फायदा मिल सकता है। तो इससे भी मुझे लगता है कि जो हमारा फेस्टिव सीजन है, उसमें फेस्टिव सीजन के बाद हम देख सकते हैं कि देखेंगे अगर ये ऐसा रैशनलाइजेशन होता है कि जो कंज्यूमर कंजम्पशन है उसमें थोड़ा बूस्ट मिलने को हो सकता है। और ये जब से ये बात हो रही है तो आपने देखा भी होगा, ऑटोमोबाइल्स में अच्छी चाल आई। आइशर मोटर, मारुति, मारुति ही एक दिन में 7-8% भागा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पर, मैं अगर कंपनियों के नाम ले रहा हूं तो सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूं। कहीं से भी मैं कहीं किसी भी उद्देश्य से आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो ये लेटेस्ट कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। इन्फ्लेशन जो लेट में ऑफ लेट आया वो 1.55% आया जुलाई का। रेपो रेट हमारा 5.5 पे है। जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% पे है। और सोवरेन रेटिंग हमारी स्टेबल है। देखिए सुभाष जी, मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप बीच में क्वेरी ना पूछिए, और मंडे को गैप अप होगा या डाउन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात कर रहा हूँ, और मैं खुद ही फंडामेंटल इन्वेस्टिंग साइड का आदमी हूँ। तो लार्जली टेक्निकली आपको नहीं बता पाऊंगा, और क्वेरी बीच में मत पूछिए प्लीज वेबिनार के। ये एक ग्राफ है जो दर्शा रहा है कि पिछले एक साल में, अगस्त से लेके अब जुलाई 2025 तक, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड था वो क्या था, रियल जीडीपी का, और इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या था। इसीलिए शायद आरबीआई को एक अच्छा रूम मिला। और यहां पर देखिए, एक इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए दो स्तंभ होते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से हमने काफी अच्छे हाथों में अच्छे से देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी से काफी अच्छा बूस्ट दिया गया है इंडियन इकोनॉमी को, इंटरेस्ट रेट काट के और कैश रिजर्व रेशियो को भी कम करके। और यहां पर जो अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइवल करेंगे और रैशनलाइजेशन करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर में, तो हम देखेंगे यहाँ पर फिस्कल बूस्ट भी आने को तैयार है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में काफी पॉजिटिव हो सकता है भारत के लिए। देखिए, हर चीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टॉक प्राइसेस को, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं। कभी उनका जो रिफ्लेक्शन है वो पहले भी आता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, थोड़ा रिफ्लेक्शन हमने देखा कंजम्पशन स्टॉक्स में आते हुए, एफएमसीजी में, ऑटो में। मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा तो आने वाले 1-2 साल में जो अर्निंग अपग्रेड्स हैं वो आएंगे, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस थोड़ा सा पहले मूव कर गए हैं। जब मैंने वेबिनार शुरू किया था तो मैंने पीटर लिंच का एक स्टेटमेंट आपको दिखाया था, जो ये कहता है कि अगर हम सही समय पे सही सेक्टर में इन्वेस्टिंग करें तो बड़ा पैसा बनता है। इस स्लाइड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चाहिए, अगर आप थोड़ा क्लोज आके, अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो भी मैं कहूंगा कि थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये पिछले 10 सालों का, 2014 से लेके 2025 का मैंने एक कैलेंडर क्रिएट किया है, जिसमें यह बताता है कि सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया, और जो सेंसेक्स के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे
उनकी एवरेज रिटर्न, सेक्टर एवरेज रिटर्न क्या रही। तो 2014 में आप देख सकते हो सेंसेक्स का जो रिटर्न था वो 30% था, लेकिन सेक्टर एवरेज 56% था। 15 में सेंसेक्स ने -5% रिटर्न दिया, लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे उन्होंने 15% रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने 2016 में 2% का रिटर्न दिया, लेकिन जो टॉप सेक्टर थे उनकी एवरेज तकरीबन 22% की आई, जिसमें मेटल ने टॉप परफॉर्म किया 37% 2016 में। एंड सो ऑन सो फोर्थ, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 24 में भी आप देखेंगे तो सेंसेक्स ने 8% का रिटर्न दिया, लेकिन रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, इन सब की एवरेज भी आप देखोगे तो 30% मिला। ये बहुत हैरानी की बात है और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। लार्ज लेते हैं या खुद अपने पोर्टफोलियो में जो चीजें लेते हैं, हम देखते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स, जैसे कि अभी वेबिनार के शुरुआत में ही अभी दूसरा किसी ने सवाल पूछा था कि मंडे को आपको क्या लग रहा है, गैप अप गैप डाउन। देखिए, जरूरी नहीं है कि मार्केट के गैप गैप अप और गैप डाउन होने से आपके पोर्टफोलियो को फर्क पड़े। देखने वाली बात यह है कि अगर आपने सही जगह पर पैसे लगाए हैं तो मार्केट में क्या होता है ओवरऑल, तो जो निफ्टी और सेंसेक्स की मूव्स होती हैं वो सीमित होती हैं, लेकिन सेक्टोरल मूव्स काफी बड़ी होती हैं। जो पिछले, मैं आपको ये 10 साल का डेटा दिखा रहा हूँ, एक स्लाइड में वापस जानबूझ के पीछे गया ताकि आप दोबारा से देख पाएं। और ये 2020 से लेके अभी 2025 जो चल रहा है, इसमें भी आप देखिए सेंसेक्स का 4% रिटर्न है, लेकिन बैंक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, मेटल्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो हमेशा अगर हम ध्यान से काम करें, सेक्टर इन्वेस्टिंग करें, तो पैसा ज्यादा बड़ा बनता है। और हमारे पास होता क्या है लार्जली कि निफ्टी और सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हमने अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिए होते, हमारे पास तो दूसरे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन हम हमेशा निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं कि वो गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, और क्या होता है हम उसी के ऊपर एक्ट कर जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शफलिंग या सेलिंग या बाइंग करते हैं। ये एक स्लाइड आपको दिखाएगी कि वेल्थ कितना बड़ा, अगर हम सेक्टोरल इन्वेस्टिंग के हिसाब से एवरेज रिटर्न भी पकड़ते, तो पिछले 10 साल में जो पैसा मल्टीप्लाई हुआ वो तकरीबन 31 टाइम हुआ। जबकि सेंसेक्स के केस में अगर हमने पैसा लगाया होता वो तकरीबन 4 गुना बढ़ा। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। सेक्टोरल जो सीएजीआर आई पिछले 10 वर्षों की वो 33% आई, और क्यूमुलेटिव रिटर्न आई तकरीबन 3000% की। जबकि सेंसेक्स में अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी इन्वेस्टिंग, या हम निफ्टी का ईटीएफ ले लो या सेंसेक्स का ईटीएफ ले लो, तो उसमें हमारी सीएजीआर रिटर्न जो आई वो 12% की थी, और क्यूमुलेटिव रिटर्न 300%, तकरीबन 300, 300 से कम है, 283%, 283%। तो कितना स्टार्क डिफरेंस है कि हम किस तरह से आज तक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हमें करनी चाहिए। अगर कुछ टेक अवे है तो मेजरली देखिए, टेक अवे इस वेबिनार का यही है कि हम ये कैसे कर पाए। अब इसको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा रिसर्च, जैसे कि हम मैंने पहली स्लाइड में बोला था, अगर एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारो तो जो आउटपुट होता है, जो आउटकम होता है, वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट आता है, उसमें बहुत स्टार्क डिफरेंस होता है। लार्जली हम क्या करते हैं, हम निफ्टी और सेंसेक्स को वॉच करते हैं। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस को भी वॉच करना लगे कि आज अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है या निफ्टी बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने वाले सेक्टर कौन से हैं, उसको गिराने वाले सेक्टर कौन से हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करें, तो हमें समझ में आएगा कि तेजी कहां पर है और मंदी कहां पर है। तेजी की चीज में ही हमने तेजी में ही उनके बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स या बड़े मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करनी है। आज की डेट में जो सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं 2025 के लिए, या थोड़े से फोर्सिएबल फ्यूचर में जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, मैंने यहाँ पर वो कुछ बताए हैं और मैं उनके कारण भी बताऊंगा कि उनके, सर हाउ टू आइडेंटिफाई दीज सेक्टर्स। देखिए, मैं फिर दोबारा आपको कुछ बोलूंगा, आप बीच में क्वेरी मत कीजिए। अभी मैंने बताया हाउ टू आइडेंटिफाई, दोबारा बताता हूं कि सेंसेक्स और निफ्टी को ना देखते हुए, सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को ना देखें, बल्कि जो जूनियर इंडाइसिस अवेलेबल है, एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप उनको भी वॉच कीजिए। चाहे वो एनएससी के हो, चाहे वो बीएससी के हो। बहुत सारे सेक्टोरल इंडाइसिस है, जैसे कि पीएसयू मिलता है, मेटल मिलता है, ऑटोमोबाइल मिलता है, बैंकिंग मिलता है, कैपिटल गुड मिलता है, इंफ्रा मिलता है, कंजम्पशन मिलता है। ये सारे इंडाइसिस को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट को चढ़ाने वाले सेक्टर कौन से हैं। उनको डिफरेंट टाइम पीरियड में देखिए, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और फिर उनके बारे में पढ़िए, उनके जो लीडर कंपनीज हैं, जो उनकी बेल वेदर कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है, उनके अर्निंग्स को पढ़िए और कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए।
देखिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप ये खुद से काम करना चाहते हैं तो। हालांकि अगर आपने देखा होगा वाइज मनी में जो 2 कॉल्स आते हैं वो मैं ही निकालता हूँ, मेरी टीम ही निकालती है, और वो काफी अच्छे रहते हैं, आप वैसे भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बात रही कि अभी फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, होटल, फर्टिलाइजर। देखिए दोनों कारण मैं वैसे आपको पहले ही बता चुका हूं। हमारे यहाँ पर मॉनेटरी जो एक्सपेंशन पॉलिसी रही है, और फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसी अभी हमारे यहाँ पर जीएसटी रैशनलाइजेशन के रूप में आने वाली है, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स को अच्छा ग्रोथ देने का दम रखती है। ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें, जीएसटी कट आने ही वाला है, स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन की डिमांड है, इंट्रोडक्शन जो कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। ऑफ लेट हमने देखा कि एसयूवी की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, हाइब्रिड कार्स लॉन्च हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, काफी ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसमें अच्छा भागीदारी ले रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, चाहे वो हाइब्रिड के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के लिए हो, ईवी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर दोबारा कंपनी का एक नाम ले रहा हूं, जैसे कि उनो मिंडा। यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो ये आउटपुट बनाते हैं उसका पर यूज एक जो गाड़ी है या स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, इनके कंपोनेंट्स की अब जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, रिसर्च करना पड़ेगा। बैंकिंग के अंदर क्या अच्छा लग रहा है, बैंकिंग के अंदर एनआई ग्रोथ स्ट्रांग है, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो मैं समझता हूं कि इस साल हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ते हुए देखेंगे, जिसका बैंकों को खासा फायदा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कट मुझे लगता नहीं अब और आने की संभावना है, जिस तरह से आरबीआई ने गाइडेंस दिया है, गाइडलाइंस दिए हैं इन्फ्लेशन को लेके, मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है। और बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे, जो उसमें स्लाइड आया था, वो अब कैप हो जाएगा मैक्सिमम सितंबर क्वार्टर तक, और उसके बाद हम उसमें स्टेबिलिटी आते हुए देखेंगे। और क्रेडिट ग्रोथ के बढ़ने से मैं समझता हूं कि बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो वैल्यूएशंस हैं, अगर हम पीक के टाइम से देखें तो काफी अभी नीचे के लेवल पे हैं, अगर कंपैरिजन करें हम इंडेक्स के साथ भी, तो वैल्यूएशन का यहाँ पर कंफर्ट है। कैपिटल गुड सेक्टर आप समझते हैं, इंडस्ट्री जैसे कि एल एन टी बेलवेदर हो गया, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो पीएलआई को लेके, आत्मनिर्भर भारत को लेके, इंफ्रा एलोकेशन को लेके काफी अच्छी हैं, डिफेंस स्पेंडिंग को। अभी ऑर्डर बुक्स कंपनीज की सुधर रही हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन सेक्टर में जैसे कंपनियां लाइक अंकल पत्रू, केईसी इंटरनेशनल। अगर आप देखेंगे मार्जिन विजिबिलिटी बढ़ रही है, मेटल के प्राइसेस उतने बढ़ नहीं रहे हैं, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हो गए, मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो यहाँ पर कंपनियों को काफी खासी फायदा मैं समझता हूँ मिल सकता है। और ऐसे देखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड हाफ जो होता है वो बिजनेस के जरिए से काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि पहले 6 महीने में उतनी डिमांड नहीं होती, थोड़ा मानसून भी होता है, तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग हिसाब से चलती है, और फेस्टिव सीजन भी हमारे यहाँ पर सेकंड हाफ में ज्यादा जोर पकड़ता है, तो डिमांड इन चीजों की काफी बढ़ती है। सीमेंट का भी आफ्टर आप देखेंगे मानसून के बाद एक्टिविटी बढ़ जाती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, हाउसिंग की हो। इन दिनों हमने देखा सीमेंट कंपनियों के नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं, कंसोलिडेशन इस सेक्टर में काफी अच्छा हुआ है, कंपनियां काफी काम कर रही हैं अपनी कॉस्टिंग को नीचे लेके आने के लिए। और यहाँ पर जो खासा बात थी उनकी जो बनाने की कॉस्ट है, चाहे वो फ्यूल से रिलेटेड हो या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, काफी कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। होटल एक ऐसा सेक्टर है, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा स्ट्रांग है। एवरेज रेवेन्यू, रूम रेंट बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर हमने मूव अप करते हुए देखे। जितने भी बड़े होटल कंपनियां हैं वो, उनके जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। हालांकि पी एक्सपेंशन स्ट्रांग हुआ है, सस्ते नहीं है होटल, पर अभी जो डिमांड के सिनेरियो में हम देखें तो काफी स्ट्रांग है। पहले हम देखते थे सीजनैलिटी प्रिवेल करती थी, अब हम देखते हैं किसी का जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है, लोग पसंद करते हैं बाहर घूमने जाना। लोगों का जो 365 डेज का जो अब चलन है, जैसे कि ऑफ बीट में जाना, ऑफ सीजन में जाना, होटल की ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी रहती है। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो आप देखते ही होंगे, इस साल अगर हमने देखा कि समर सीजन में भी जितने भी हिल स्टेशंस थे वो पूरे के पूरे फुल थे, हर जगह देखने को मिला जाम। ये एनेक्डोट्स है, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, सब जगह बड़े बड़े जाम लगे, और लोग इतने पहुंचे कि वहां पर होटल सारे फुल थे, होटल के बिना ही लोगों को वापस मुड़ना पड़ा। आप देख सकते हो कि होटल्स की इतनी स्ट्रांग डिमांड है। फर्टिलाइजर एक अच्छा सेक्टर है, जहां पर अब गवर्नमेंट का भी फोकस रहता है और मानसून से रिलेटेड भी रहता है। तो इस साल उम्मीद है कि वर्षा अच्छी हुई है, बारिश अच्छी हुई है, तो फर्टिलाइजर कंपनियां भी, जिस तरह से कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गई, चंबल हो गई, या
जुआरी हो गई, या फिर एक और भी कंपनी है शारदा क्रॉप कैम, अगर आप इन सबको देखें तो कंपनियों की जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग गाइडेंस दे रहा है कि इनफैक्ट जिस तरह से बारिश हुई है अभी, तो रबी सीजन जो विंटर सीजन क्रॉप होती है वो भी काफी अच्छी होने की संभावना है, जिनसे इनको कंपनियों को खासी खासी फायदा मिलेगा। तो अब करना क्या है, ये जो वेबिनार हमने किया, ये जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हमने पूरा समझा कि जो अच्छे सेक्टर होते हैं, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं, उनमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका समझा, सेक्टर कौन से अच्छे लग रहे हैं वो भी देख लिया। अब इसको करना कैसे है, हमने प्रायोरिटाइज करना है टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स को, और उसमें प्रायोरिटी देनी है लार्ज कैप कंपनीज को। लार्ज कैप कंपनियां देखिए आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती हैं, और उसमें थोड़ा सा ब्लेंड करें बड़ी मिड कैप कंपनियों का, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बनता है। स्क्रीनिंग क्या करनी है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग देखिए ये आपको देखनी चाहिए कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ प्लेज ना हो, वहां पर इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग हो, चाहे वो डीआईआईज हो चाहे वो एफआईज हो। ये एक तरीके की आपको श्योरिटी देते हैं। जब इतने बड़े जो फंड्स होते हैं जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो वो इस चीज की श्योरिटी होती है कि वो कंपनी अच्छी है, एटलीस्ट वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे कोई इशू नहीं होंगे। और अगर आप ओवर द पीरियड शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करें, तो वहां पर आपको फंड्स की मूवमेंट भी पता लगेगी कि इंस्टीट्यूशन उसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो एक ये रियलिटी चेक हो जाता है। ज्यादातर मोटी मोटी चार चीजें देखनी होती हैं इन्वेस्टिंग करने से पहले, कि जो रेवेन्यू है वो किस तरह से पैन आउट होने वाला है, मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसी है, मार्जिन कैसे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। मार्केट की टाइमिंग को करना देखिए काफी मुश्किल होता है। आधे लोग तो अच्छा स्टॉक भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन मार्केट टाइमिंग करने के चक्कर में स्टॉक छूट जाता है। सेक्टर एलोकेशन मैंने आपको कैसे बताया कि वो थोड़ा सा एक टास्क है, जो अगर आप सीख जाएं तो वो काफी अच्छा होगा। और उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन, देखिए जो मार्केट में अल्फा बोलते हैं ना, कि मार्केट से एक्सेस रिटर्न क्या होती है बेसिकली, जो एक्सपेंशन इन अर्निंग्स एंड एक्सपेंशन इन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये दोनों के समावेश से, दोनों के ब्लेंड से हमें मिलता है अल्फा। अगर हमने सही टाइम पे सही चीज सेक्टर चुन के सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगे, उस कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आएंगे, तो मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्केट का कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, तो उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है, जिसको प्राइस टू एंथुजियाज्म भी हम लोकल भाषा में बोल सकते हैं, तो वो बढ़ेगा। दोनों के ब्लेंड से वो स्टॉक प्राइस में बड़ी मूवमेंट आएगी, और आप देखेंगे कि जो रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट देगी, वो मार्केट से, सेंसेक्स, और मार्केट से मेरा मतलब है जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उससे ज्यादा होगी। ऐसे आप एक्सेस रिटर्न कमा पाएंगे, जो हमने शुरू में देखा था, जो मैंने आपको दिखाया 2014, 2015, 2016 में, कि हाउ सेक्टोरल इन्वेस्टिंग क्रिएट्स वेल्थ वे वे अहेड देन दी इन्वेस्टिंग इन दी बेंचमार्क्स। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें अग्रेसिव रहना है, मतलब जो फ्लेवर है सेक्टर्स, जो फ्लेवर हैं, जिनमें फ्लेवर है जिन सेक्टर्स में, उसमें हमें रहना है। स्टेबिलिटी लार्ज कैप से मिलती है, थोड़ा सा ब्लेंड देना है मिड कैप का, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जो फ्लेवर में नहीं है वो पोर्टफोलियो में नहीं है, ये एक आपका व्यू होना चाहिए। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, मैं समझता हूँ 15 से 20 स्टॉक बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे, टू मच डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली लीड्स टू लोअर रिटर्न्स। अगर बहुत ज्यादा आप डाइवर्सिफाई करते हैं पोर्टफोलियो को, तो रिटर्न्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रपोर्शन होगा वो हर स्टॉक का कम होगा। जो अच्छा भी परफॉर्म कर रहा होगा उसका भी प्रपोर्शन कम होगा, तो इफेक्ट कम आएगा, और गलतियों के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ज्यादातर चूज करिए लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू लुक एट: शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेवेन्यू ग्रोथ, मैनेजमेंट कमेंट्री, कंपनी पॉलिसी, मार्जिन, कैपेक्स की गाइडेंस। डिसिप्लिन रहने की बहुत जरूरत है। मार्केट के फ्लक्चुएशन पे आप काम रहें, ध्यान रखें, कोई इंपल्सिव डिसीजन ना लें। अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली रिव्यू कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि आपके जो रैशनल्स हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस नहीं है तो उसको कंटिन्यू कीजिए हमेशा। मतलब अलाइनमेंट तभी अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, जो पोर्टफोलियो है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अगर कुछ अलाइनमेंट की जरूरत है तो कीजिए। और बस यही तीन चार बातें हैं। आपकी जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग है वो कंटिन्यू कीजिए, या फिर अंडरलाइंग फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, या कोई अच्छा आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप कंसिडर कीजिए कि आपको अपना कोई रिड्यूस करना है या कुछ बेचना है।
थैंक यू। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस वेबिनार इज नॉट इंटेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल और स्पेसिफिक स्टॉक्स। बिफोर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, सीक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration and not only for and are not for recommendation. Now I'll be happy to take queries of yours. Please go ahead. जिग्नेश जी पूछ रहे हैं वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वेबिनार बार बार कर सकते हैं। हाउ सेक्टर रोटेशन टेक प्लेस। देखिए मार्केट में जैसे कि मैंने एक लाइन का यूज किया था कि मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। मार्केट फ्यूचर में देखती है कि कहाँ पर अर्निंग्स आने वाले हैं और उसकी सेक्टर रोटेशन पहले से शुरू हो जाती है। इसको भांपने का एक मैंने आपको एक तरीका बताया कि सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की बजाय आप निफ्टी के साथ सेंसेक्स के साथ उनके जूनियर इंडाइसेस को भी वॉच करें, तो आपको पता लगेगा कि अंडरलाइंग मूवमेंट कहाँ हो रहा है। जियो फाइनेंस कैसा है सर, वैशाली पूछ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अच्छा स्टॉक है, लेकिन समय लगेगा, 3-5 साल लगेंगे। अभी इन्होंने डेट फंड रेस किए, तकरीबन 15-17 हजार करोड़ रुपए रेस किए, अभी इक्विटी में आना बाकी है, और पैर जमाने में मैं समझता हूँ टाइम लगेगा। जैसे कि टेलीकॉम बिजनेस में भी इनको काफी समय लगा, लेकिन जब पैर जम जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी इमर्ज होगी। मनी थेजा पूछ रही हैं स्क्रीनर सेटिंग्स फॉर स्टॉक्स। देखिए स्क्रीनर सेटिंग्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा मनी थेजा जी, मैंने तो एक तरीका बताया आपको काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनएसजी और सीडीएसएल, एमसीएक्स और आईसीएक्स के बारे में एक सवाल है सागर जी का। सागर जी मैं समझता हूं कि सारे ही स्टॉक काफी महंगे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, तो एक्सचेंजेस इतनी वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती, हमारे यहाँ थोड़ा फ्रॉथ है। मैं समझता हूँ थोड़ी डस्ट सेटल होने चाहिए, लेकिन आप चारों स्टॉक में अगर आप पूछेंगे तो एनएसडीएल थोड़ा बेटर लगता है। क्या सुकुमार जी पूछ रहे हैं कैन यू टिल समथिंग ऑन टाटा स्टील एंड टाटा पावर। देखिए दोनों ही अच्छी कंपनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि टाटा स्टील यूरोप अब थोड़ा सा बेहतर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक, जो लॉसेस थे वो भी कैप्चर हो रहे हैं, थोड़े कम हो रहे हैं। टाटा पावर मैं समझता हूँ वो भी एक ठीक कंपनी है। यूटिलिटीज में हमारा व्यू स्ट्रांग है, लेकिन इस साल यूटिलिटीज ने परफॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि अनसीजनल रेन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मार्केट मान के चल रहा था जो इन गर्मियों के दिनों में आएगी वो नहीं आई, जिसकी वजह से सारी ही यूटिलिटीज कंपनियां, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर की कंपनी हो, चाहे टाटा पावर हो, अच्छा परफॉर्म नहीं की है। सर आप कर सकते हैं सेक्टर में, सागर जुमले जी पूछ रहे हैं। सर देखिए मैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉल वाइज मनी में आती हैं, आप उसको वॉच कीजिए तो भी आपको पता लगेगा कि हम कौन से सेक्टर्स को कैसे कैसे एडवाइस कर रहे हैं। सूर्यकांत जी टाटा टेक्नोलॉजीज पे पूछ रहे हैं। देखिए टाटा टेक की जो रेवेन्यू है वो बहुत एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन से ज्यादा आता है, जहां पर और रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी भी डाउन है। और आईटी सेक्टर पे ओवरऑल हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। इंटरेस्ट यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो हो सकता है आईटी में थोड़ी सी बाइंग आए इस चीज को लेकर कि वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा, पर अभी ये कह पाना, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी अच्छी नहीं आ रही है। सिंगल डिजिट ग्रोथ दे रहे हैं और मार्जिन का भी सिंगल डिजिट, कोई रिवीजन कोई खास अपवर्ड नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड में ही, एक रेंज में ही सारी कंपनियां ट्रेड होंगी। परफॉर्मेंस अगर लगती हमें तो मैं जरूर स्लाइड में आईटी सेक्टर का नाम भी लगता लिखता, जैसे कि मैंने अभी कुछ सेक्टर्स के नाम लिए जो अच्छे लग रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। देखिए व्हाट पी स्टॉक्स वी नीड टू सिलेक्ट, सुकुमार जी हर सेक्टर का पी अलग होता है। जितनी लीनियर ग्रोथ होगी उसका पी उतना ज्यादा होगा उस सेक्टर में, और जितनी वॉलेटिलिटी होगी अर्निंग्स में, पीक एंड ट्रफ जल्दी जल्दी आएंगे, वहां पर पी कम होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मेटल के केस में जो पी होता है वो कम और ज्यादा के जो बहुत सारे स्टार्क डिफरेंसेस होते हैं, वहीं अगर आप एफएमसीजी देखें तो जहां पर लीनियर ग्रोथ आती है वहां पर पी ज्यादा होता है। तो आप जब भी इन्वेस्टिंग करें किसी भी सेक्टर में, तो उस सेक्टर की लॉन्ग टर्म मल्टीपल्स चेक कीजिए, पीक एंड ट्रफ में वो मल्टीपल्स कहां पर थे, या उस कंपनी के पीक और ट्रफ में मल्टीपल कहां थे, तो एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। एक सेक्टर की पी दूसरे सेक्टर से या निफ्टी से कंपैरिजन करना एक गलती होगी। ब्रिज मोहन जी पूछ रहे हैं आउटलुक आउटलुक फॉर डिफेंस सेक्टर, आउटलुक फॉर रिलायंस। रिलायंस का आउटलुक काफी अच्छा लगता है जी, अगले 2-3 साल के लिए एक बेलवेदर स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन यहाँ पर गिरे थे लेकिन फिर वापस महंगे हुए। इनके पास ऑर्डर बुक तो अच्छी है, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है रेवेन्यू में। तो कुछ ही कंपनियां जो अच्छा कर पा रही हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की बात करें तो वहां पर मैं समझता हूँ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है लेकिन वो बिल में कन्वर्ट नहीं हो रही है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, नेहा जी पूछ रही हैं। नेहा जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो भी मार्केट में पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो पैसा वही लगाना चाहिए जो उनके जरूरत का ना हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में वेल्थ तो क्रिएट की जा सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती है कि आपको हर महीने या हर साल में मुनाफा आएगा। तो जरूरत के समय का पैसा जो आपको जरूरत में कभी जरूरत पड़ जाए, और वो पैसा अगर आपको स्टॉक मार्केट में और निकालना पड़ जाए, तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो एक स्पेयर आपको, हर किसी को एक स्पेयर फंड रखना चाहिए मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए। तभी जो मन की स्थिति है मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ, वो बिगड़ती नहीं है और लॉसेस नहीं होते। थैंक यू सो मच, मैंने काफी क्वेरीज ले ली हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ वेबिनार करके। थैंक यू। दैट इज ऑल फॉर द डे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.